दोस्तों, एनवीएन में आपका स्वागत है। आज हम जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की बात करेंगे। आसिफ इकबाल जामिया में बीए के तीसरे साल का छात्र है। मीरान हैदर और सफूरा जरगर के बाद चूंकि उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए वो मीडिया के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि हजारीबाग के इस 24 वर्षीय छात्र को क्यों गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या आरोप लगाए गए, आइए ये वीडियो देखें ताकि आपकी समझ में आ सके कि ये नौजवान सरकार की आंखों में क्यों खटक रहा है। लेकिन मोदी सरकार ये कान खोलकर सुन लो कि हमारे पास वो तमाम लीडरान मौजूद हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं, वो ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कन्हैया कुमार, वो उमर खालिद, वो मीरान हैदर और वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क्रांति साथी और वो जेएनयू और अलीगढ़ के साथी मौजूद हैं। वो तमाम लोग मिलकर आपको 2019 का इलेक्शन हराएंगे। ये वीडियो जो आपने देखी ये 2018 की यानी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की है। उस वक्त आसिफ इकबाल ने यह निश्चय किया था कि इस सरकार को हराएगा, लेकिन चुनाव तो होते ही हार जीत के लिए हैं। इसमें किसी को हराना और किसी को जिताना कोई अपराध तो नहीं है। परंतु ये बात सच है कि आसिफ इकबाल जैसे युवा जो सरकार से प्रश्न करते हैं और सरकार के पास उनका उत्तर नहीं होता, इसलिए सरकार उनसे डरती है। और जब सरकार ऐसे युवाओं से डर जाती है तो फिर उनको डराने का प्रयत्न करती है, और यही सब आसिफ इकबाल के साथ हो रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अधिकारी के अनुसार जामिया क्षेत्र में जो दंगे भड़के थे उनके सिलसिले में 16 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में आसिफ इकबाल का नाम भी मौजूद है और इसी कारण उसको गिरफ्तार करके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जाने कि आखिर 15 दिसंबर को जामिया क्षेत्र में क्या हुआ था और उस दिन आसिफ इकबाल क्या कर रहा था और उसके साथ क्या कुछ हो रहा था। ये बातें खुद आसिफ इकबाल ने मार्च में एक अपने भाषण में बताई थी। इसकी वीडियो आप देखें तो आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। हम लोग वही काम कर रहे थे कि अपने जो जामिया के स्टूडेंट थे उनको अंदर करने का काम कर रहे थे, जब तक आंसू गैस के गोले जो है वो जामिया के दोनों कैंपसों में आने शुरू हो गए, क्योंकि जो जामिया के दीवार हैं वो ग्रिल लगे हुए हैं, बीच में जगह है, कोई ईंट की दीवार नहीं है, लोहे की दीवार है, तो उससे वो लोग आंसू के गैस के जो गोले हैं वो कैंपस में बार बार मार रहे थे। जब 7 नंबर गेट पे आंसू गैस का गोला पहुंचता है तो सारे लोग जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, जो जामिया अलुमनाई होते हैं, जो ऑल बॉय एसोसिएशन के लोग खड़े होते हैं, वो सारे लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। मुझे वहीं पे मैं बेहोश होकर आंसू गैस के जो गोले हैं उसके जो असरात थे कि वोमिटिंग होनी शुरू हुई, और वोमिटिंग होने के बाद मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। लोग मेरे ऊपर से चढ़कर जाते रहे और उसके बाद हमारे कुछ साथी उठा के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसमें असल दोष किसका था और आसिफ इकबाल की उस दिन क्या हालत थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आसिफ इकबाल का परिचय कराते हुए 3 बातें मुख्य तौर से कही। पहली बात तो ये है कि आसिफ इकबाल शाहीन बाग से करीब अबुल फजल इनक्लेव में रहता है। अबुल फजल इनक्लेव जामिया मिलिया के करीब की बस्ती है। वहाँ जामिया के सैकड़ों छात्र रहते हैं और उनके दरमियान अगर आसिफ इकबाल भी रहता है तो ये कोई दोष नहीं है। आसिफ इकबाल के बारे में ये बताया गया कि वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नामी एक संगठन का सदस्य है। भारत में अनेक विद्यार्थी संगठन काम करते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी है
और ये पिछले 35 सालों से इस देश में काम कर रहा है। इसलिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होना ये भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आसिफ इकबाल के बारे में तीसरी बात ये बताई गई कि वो जामिया समन्वय समिति का भी सदस्य है। जामिया समन्वय समिति खुलेआम काम करने वाला एक संगठन है और ये विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर काम करता है। अनेक मर्तबा प्रशासन के साथ इसकी बातचीत होती रही है। इसलिए अगर कोई जामिया समन्वय समिति का सदस्य हो तो ये भी कोई अपराध नहीं है। इन कारणों के चलते आसिफ इकबाल पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर कोरोना काल में जेल भेज देना ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो मार्च के महीने में ही ये आदेश दे चुका है कि जेल में भीड़ भाड़ कम की जाए, लेकिन आसिफ इकबाल को 31 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है, परंतु इस तरह के प्रश्न आजकल अर्थहीन हो चुके हैं। इसका एक उदाहरण प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े की गिरफ्तारी है, जो अभी कोरोना के दौरान हुई। महाराष्ट्र के जेलों में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने 7 साल से कम वाले कैदियों को पेरोल पर छोड़ने का फैसला किया है। वो कैदी तो छूट जाएंगे, लेकिन मानव अधिकार के लिए काम करने वाले जिन कार्यकर्ताओं को सरकार ने जेल में डाल रखा है उनको छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। जब इस तरह के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है तो उनके परिवार पर क्या गुजरती है, ये जानने के लिए प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े की पत्नी श्रीमती रमा तेल तुंबड़े से सुनिए कि जब से वो जेल गए हैं तब से उनके परिवार पर क्या बीत रही है। फियर तो बहुत है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है कोविड-19, लेकिन ये बीमारी के लिए आनंद, उनका एज तो 70 ईयर है, प्लस उनको अस्थमा प्रॉब्लम है। हमने कोर्ट को भी कहा था कि आफ्टर कोविड थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया। अभी आज मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों को रिहा कर रहे हैं जो लेस देन 7 ईयर है। इनका तो ट्रायल ही नहीं हुआ है, तो हु विल डिसाइड कि 7 ईयर है या क्या है। तो इनको तो यूएपीए वालों को रिहा नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि ओल्ड पीपल है ना, उनके लिए तो कुछ कंसीडर करना चाहिए था। श्रीमती रमा तेल तुंबड़े का दुख हम सबका दुख है। हम सब इसको समझते हैं और उनसे सहानुभूति करते हैं, परंतु कम से कम उनके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं है। प्रोफेसर तेल तुंबड़े के साथ जो दूसरे मानव अधिकार कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके साथ तो आर्थिक समस्याएं भी बहुत विकट हैं। उनका परिवार जिन आर्थिक समस्याओं को फेस कर रहा है उसको समझना मुश्किल है। दिल्ली में हाल में गिरफ्तार होने वाली सफूरा जरगर के साथ तो मानसिक समस्या भी है और स्वास्थ्य की समस्या भी है। यही हाल मीरान हैदर और शर्जील इमाम का है। उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया गया, उनको यूएपीए के तरह गिरफ्तार कर लिया। जब इस तरह के आरोप किसी पे लगते हैं तो समाज में भी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दरअसल इन नौजवानों के खिलाफ सरकार की नाराजगी का मुख्य कारण सीएए के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। वो इस विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। भारत में सरकार का विरोध या किसी सरकारी अधिनियम का विरोध संसद के अंदर और संसद के बाहर होता रहा है। इसके लिए किसी को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, बल्कि गलत है। दरअसल इस षड्यंत्र के जरिए सरकार उन युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है जो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका जवाब सरकार के पास नहीं होता, और सरकार इन प्रश्नों को रोकने के लिए चाहती है कि इस युवा शक्ति का गला घोंट दिया जाए। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इन दमनकारी हरकतों से
इन नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा सकता है? इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर तो खुद आसिफ इकबाल ने इस वीडियो में दिया है, आप खुद सुनिए। देखिए ये आंदोलन लंबा चलेगा और जेपी मूवमेंट आपको पता होगा कि किस तरह से लंबा चला था और सरकार को इमरजेंसी भी इस देश ने झेला है, तो वो सारी चीज़ें वापस हुई हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लोग मायूस नहीं हैं। छात्र सड़कों पे विपक्ष का भूमिका निभा रहा है और तब तक निभाता रहेगा जब तक हम इसका नाम जो दिए हैं वो काला कानून दिए हैं, ये काले कानून को वापस नहीं कर लिया जाएगा। अच्छा, आज जानकारी मिली है कि आपने कुछ नज़्म भी लिखा है इसे लेकर, क्या है, अगर सुनाएंगे तो सुना सकते हैं। कि जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हों, जहाँ मजलूमों के खून से मैल अपने धोए जाते हों, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर से सहती है और अपने देश के लोगों को CAA NRC के लिए विरोध करने को कहती है। हाँ तो दोस्तों, आपने आसिफ की इस कविता में सुना कि उनका हौसला, उनकी शक्ति कितनी ज़बरदस्त है और ऐसे नौजवानों को आप जेल में डालकर डरा नहीं सकते। ये तो जेल से जब बाहर आते हैं तो और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ अपना आंदोलन चलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। हम फिर बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।